हमारे साथ डॉक्टर सना मजीद साहिबा मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहिबा आपको। थैंक यू। डॉक्टर साहिबा आप ही से जानेंगे, क्योंकि बीगा बदर भी जिस तरह बता रही थी कि आपका अपना बेटा भी एक टाइम पे ऑटिज़म का शिकार हुआ और अब वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि अगर उनका बच्चा किसी भी बीमारी का शिकार हो गया या इस तरह की किसी कैफियत का शिकार हो गया है तो वो उस डिसऑर्डर से उसे वापस निकाल लाएँ, उसे नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ ले आएँ, क्योंकि ये इम्तिहान सिर्फ बच्चे के लिए नहीं होता, ये उन वालिदैन के लिए होता है जो पूरी ज़िंदगी उस बच्चे के साथ जुड़े रहते हैं। सोने उठने से लेकर खाने पीने की आदत और हर एक चीज़ नॉर्मल बच्चों से मुख्तलिफ हो जाती है। तो हमें बताइएगा किस तरह से आपने किस तरह से डील किया और तरीक़ाकार क्या होना चाहिए ऐसे बच्चों के साथ डील करने का। सो बेसिकली जो मेरी स्टोरी है और जिस फील्ड में मैं काम करती हूँ वो ट्रेडिशनल हमारी जो ऑटिस्टिक बच्चों की इलाज का तरीका है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि मैं अमेरिकन रिसर्चर्स के साथ काम करती हूँ और हम ये मानते हैं कि ऑटिज़म एक ट्रीटेबल कंडीशन है और इफ़ नॉट ट्रीटेबल इट्स लाइक अप टू 80-90% मैनेजेबल। तो वो बच्चा अगर 80-90% एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल होता है, खाने पीने से लेकर और बाकी बिहेवियर्स में, बैठने में, पढ़ने में, तो वो ऑलमोस्ट एक नॉर्मल इंसान की तरह रह सकता है। तो मेरे बेटे का डायग्नोसिस 4 साल की उम्र में हुआ था और मैं बहुत से लोगों के साथ होता है कि जैसे ही आपको डायग्नोसिस मिलता है, ख़ास तौर पे अगर आपका बच्चा 3, 4 या 5 साल का हो चुका है, तो सबसे पहले पेरेंट्स डिनायल में चले जाते हैं। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते कि एक्चुअली जो आप बच्चे के साथ स्ट्रगल करते आए हो, सोने की, खाने पीने की, बैठने की, तो वो बेसिकली अब एक डिसऑर्डर है और वो लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है। तो मुझे 4 इयर्स पे पता चला। प्रॉब्लम्स मेरे बेटे के साथ भी सून आफ्टर बर्थ स्टार्ट हो चुके थे, जो कुछ हम शरारती समझते थे, कुछ हम ज़िद्दी समझते थे, अकेला बच्चा था। इस तरह की चीज़ों को सोच के पेरेंट्स बहुत बार लेट डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं, क्योंकि अकेला बच्चा है, लड़का है फैमिली में, आप जॉइंट फैमिली में नहीं रहते, इस तरह के फैक्टर्स थे। तो बहरहाल 4 इयर्स पे जब मुझे डायग्नोसिस मिला, मैं भी एक डिनायल मोड में चली गई और मैं ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढने लगी कि मुझे कहाँ से ये पता चले कि ये बेसिकली ठीक हो सकता है। तो ऑब्वियसली मुझे सर्च करते हुए यूएस रिसर्चेस और कुछ डॉक्टर्स का पता चला जो ये क्लेम करते थे कि डाइट और सप्लीमेंट्स और एनवायरमेंटल चेंजेस से बच्चा बेहतर हो जाता है। सो मैंने उसके लिए ऑप्ट किया। आई वेंट टू यूएस, आई स्टार्टेड स्टडिंग एंड रीडिंग अबाउट दोज फैक्टर्स। सो बेसिकली बहुत से डाइटरी फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जिससे बच्चे का आई कांटेक्ट नेम रिस्पॉन्स बेहतर होने लगता है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, ओमेगा 3 है और प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स। ये यूएस रिसर्चर्स के मुताबिक ये आई कांटेक्ट नेम रिस्पॉन्स लर्निंग को बेहतर करते हैं, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट को बेहतर करते हैं। तो मैंने इसके लिए अपने बेटे का किया। कुछ और स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस थी जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी, यूएस में थी। मैंने वो अपने बेटे के लिए करवाई और उसमें उसकी कुछ स्पेसिफिक टॉक्सिसिटीज़ डायग्नोज हुई जो उस वक्त रिसर्चेस में, अमेरिकन रिसर्चेस में था कि ये ऑटिज़म करवा सकती हैं। और मैंने उसके लिए उसको उसके हिसाब से फिर ट्रीट किया। मैंने ख़ुद पढ़ा और मैं उसके लिए चेंजेस करती गई। मैंने ट्रेडिशनल थेरेपीज़ नहीं ली और कुछ हफ्तों के बाद ही उसने एक वर्ड बोला, फिर 2-3 वर्ड्स बोले, सेंटेंसेस बोलने लगा और वो एक नॉर्मल स्कूल में 1 घंटे से बैठने के काबिल हुआ और फिर 2-3 घंटे। और इस तरह व्हेन ही वाज टर्निंग 5 तो ही वाज एबल टू रिप्लाई अबाउट हिज बेसिक नीड्स के कहाँ जाना है, क्या खाना पीना है। तो 5 तक हमारा कह लें कि 30% चीज़ें बेहतर थी। 5 to 6 में उसकी कम्युनिकेशन और बेहतर हुई, एकेडमिकली थोड़ा सा और बेहतर हुआ। पहले सिर्फ हमसे कम्युनिकेट करता था, फिर और लोगों से भी कम्युनिकेट करने लगा। सिर्फ इंग्लिश में बात करता था, उर्दू में भी बात करने लगा। एंड देन 6 to 7 में वो एकेडमिकली भी उसकी पेंसिल ग्रिप, रीडिंग, राइटिंग बेहतर हुई और ऑलमोस्ट 7-7.5 पे वो ही वाज 100% रिकवर्ड फ्रॉम। ये जो सक्सेस स्टोरी है, ये रोशन मिसाल है हमारे उन तमाम पेरेंट्स के लिए जो इस आजमाइश से गुजर रहे हैं। लेकिन आप माशाल्लाह खुद भी डॉक्टर थी, आपने फिर रिवायती तरीक़ों से हट के खुद रिसर्च किया, उस पर एक्सपेरिमेंट किया और वो ज़बरदस्त कामयाबी के साथ उसके नताइज भी आपने देखे हैं। पेरेंट्स के लिए मशवरा क्या है? एक तो ये आप बता रही हैं कि उनकी डाइटरी हैबिट्स के अंदर, उनकी रूटीन के अंदर सोने उठने की, उनके साथ डील कैसे करना है, थेरेपीज़ के अंदर क्या आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ऑटिज़म, ये सब के अंदर एक ही तरह के मसाइल होते हैं, एक ही तरह के चैलेंजेस होते हैं और फिर उससे डील करने के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? अगर फ़र्ज़ किया कोई ऐसी कैफियत, क्योंकि अमूमी तौर पे आपका बच्चा तो 4 ईयर्स में डायग्नोस हो गया, अगर किसी का बच्चा 8-10 साल का हो गया है, क्या उस वक्त भी उसका रिवाइवल या उसको नॉर्मल करने के लिए आप एफर्ट कर सकते हैं? और एक स्पेसिफिक कंडीशन बन जाती है, हमने देखा ऑटिज़म के शिकार बच्चों के, वो किसी चीज़ पे अगर स्टिक हो जाएं या ज़िद कर लें
तो उनके लिए पब्लिक प्लेस है, कोई टॉय शॉप है, तो पेरेंट्स के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो उस सिचुएशन में किस तरह से निकाला जाए? अच्छा, एक तो ये कि आजकल ऑटिज़म 7-8 साल में इतना लेट डायग्नोज नहीं हो रहा, आजकल तो 1.5 साल पर भी डायग्नोज हो रहा है, क्योंकि सिवेरिटी बढ़ती जा रही है और प्रेवलेंस भी बढ़ती जा रही है। इसी में मैं ऐड करूं कि ऑटिज़म अब 2022 के डाटा के मुताबिक, यूएस बेस्ड डाटा, 31 में से एक बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक है। इट्स नॉट इन 1 in 100, इट्स ऑलमोस्ट लाइक, एंड इन ईयर 2000 इट वाज 1 among 150, बट 2025 तक 2000, हाँ, पिछले 3 साल का तो डाटा अभी नहीं हमारे पास है। एंड एक्सपेक्टेड जो है वो ये है कि शायद हर 26 में से एक बच्चा या 24 में से एक बच्चा है जो कि शायद ऑटिस्टिक है। पेरेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जितना ये कॉमन और जितनी तेज़ी से कॉमन हो रहा है, तो आप छोटे बच्चों में पेरेंट्स को एजुकेट करना चाहिए कि 1 साल के बच्चों में आई कांटेक्ट किस तरह पता चलता है कि नहीं है, या नेम रिस्पांस नहीं है, या वो कौन से कॉमनेस्ट बिहेवियर्स हैं जो 1 साल के बच्चों के में भी आपको नोट डाउन करने चाहिए, या आपको उसके उन रेड फ्लैग्स पे अलर्ट हो जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे लाइट्स को देखना, फैंस को देख के एक्साइटेड होना, चेंज को बच्चे टॉलरेट नहीं करते। मेरे बेटे के साथ भी था कि हम अगर अपने घर के अलावा किसी और के जाते थे, इवन व्हेन ही वाज 3 months old, तो वो बहुत ज़्यादा रोता था और हम समझते थे नज़र लग गई। तो चेंजेस को नहीं करते, टॉलरेट शोर को नहीं करते, हेयर ड्रायर की आवाज़, गाड़ी का हॉर्न, इन चीज़ों को। तो एक तो पेरेंट्स को अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए जहाँ पे पेरेंट्स को बताया जाए कि 1 साल का बच्चा या 1.5-2 साल के बच्चे में कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिन पे उन्हें अलर्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि ऑटिज़म को जितना जल्दी डायग्नोज कर लें, उतनी जल्दी आप चेंजेस कर सकते हैं, उतनी ही तेज़ी से ये रिवर्ट हो सकता है। 2-2.5 साल के बच्चे, 3 से कम साल के जो बच्चे हैं, वो बहुत अच्छी प्रोग्रेस शो करते हैं अगर आप उनके लिए चेंजेस करो, थेरेपी स्टार्ट करो। 1-to-1 इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटिस्टिक बच्चा कुदरती तौर पे जो है ना वो लॉस्ट होता है अपनी दुनिया में, वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता लोगों से, आई कांटेक्ट नहीं देता, अकेले बैठना खेलना पसंद करता है। तो पेरेंट्स को जब पता नहीं होता तो आप अलाउ करते हो, खेल रहा है ठीक है, अकेला है, आपको तंग नहीं कर रहा, अकेले है, तो वो अपनी दुनिया में और ज़्यादा मगन होता जाता है। अगर आपको अर्ली पता चल चुका है कि बच्चे में साइंस है, तो आप उसे इंगेज करना शुरू करोगे, आप उसको उसके हाल पे नहीं छोड़ोगे, आप उसको प्ले बेस्ड एक्टिविटी में इंगेज करोगे, आप उसके लिए लर्निंग एक्टिविटीज़, लर्निंग टॉयज़ जल्दी इंट्रोड्यूस करवाओगे। दूसरी बात ये कि नेचुरली थोड़े से पिकी ईटर्स होते हैं, खाने में बहुत सिलेक्टिव होते हैं, तो ये बच्चे जंक फूड पे, मीठे पे और सिलेक्टिव फूड पे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कम खाने की वजह से ऑटोमेटिकली इनकी डाइट में मीठा बहुत जा रहा होता है। दे लाइक कप केक्स, दे लाइक जूसेस, केक्स, नगेट्स, क्रंची, हार्ड स्टफ। उसके लिए थेरेपीज़ भी होती हैं, बट अब यूएस रिसर्चेस में ये है कि जो मीठा है, लाइक ऑटिज़म, ADHD, 70% आपके बिहेवियर्स को बेटर कर सकता है। जो बच्चा सोता नहीं है, अगर उसकी डाइट में मीठा कम किया जाए, दूध कम किया जाए, वो सो सकता है नेचुरली। जो बच्चा मार रहा है, काट रहा है, बैठता नहीं है, अगर उसकी डाइट में मीठा कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए, एग्रेसिवनेस को कंट्रोल किया, बिल्कुल, तो इस तरह है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब की सतह पर एक स्कूल ऑटिज़म के शिकार जो बच्चे हैं उनके लिए वो स्टार्ट किया है। उसके अंदर 3 साल की उम्र के बच्चे जो हैं वो रजिस्टर करवाए जा सकते हैं। तो 3 साल से पहले तक के अगर बच्चे ऑटिज़म का शिकार हैं तो उनको घर में डील कर लेना चाहिए, घर में ही उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए। और क्या स्कूल का एनवायरनमेंट ज़्यादा बेहतर रहेगा, या फिर ओवरऑल ही उनकी घर के अंदर काउंसलिंग, और जिस तरह से आप बता रही हैं कि उनके बिहेवियर्स को आहिस्ता आहिस्ता मोल्ड किया जा सकता है, या उनकी डाइट के अंदर इतनी बेहतरी लाई जा सकती है कि वो बेहतर हो सकते हैं, तो क्या तरीक़ाकार हो सकता है स्कूल के अंदर या घर के अंदर? बेसिकली कुछ 2-3 साल पहले तक तो जो फॉर्मल डायग्नोसिस है ना, वो भी ऑटिज़म का 3 से कम पर दिया नहीं जाता था। मैंने रिसेंटली देखना शुरू किया है कि 1.5-2 साल के बच्चों को भी फॉर्मल डायग्नोसिस मिल रहा है। तो एक तो इसमें यह है क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन से बहुत फ़ायदा होता है, तो 3 साल से कम बच्चे को के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए या नहीं, ये इस तरह इंपॉर्टेंट है कि उसके पेरेंट्स को कितनी अवेयरनेस है। अगर वो फैसलाबाद के किसी गाँव में है, या सरगोदा में, या चीचावतनी में, जहाँ पेरेंट्स को बेसिकली 2-3 साल तक तो पता भी नहीं है, वो तो ये समझते हैं कि शायद बच्चा पागल है या इसे कुछ हो गया है, दम करा लो, तो ऐसी सिचुएशन में तो उसका बड़ा प्रेशियस टाइम वेस्ट हो गया। तो मेरा ख्याल ये है कि पेरेंटल काउंसलिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम, या उनकी कोई कोचिंग क्लासेस होनी चाहिए जहाँ पे आप पिकअप भी करने में लोगों को हेल्प करो, एंड देन अगर 3 से ज़्यादा साल के बच्चे इंस्टीट्यूट में नहीं रजिस्टर होते, पर घर पे पेरेंट्स को क्या करना है, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए। मे बी वीकली बुलाया जाए, उन्हें वीकेंड्स पे बुलाया जाए, ट्वाइस अ वीक बुलाया जाए, और उन बच्चों को एक रेगुलर इंटरवल पे असेस ज़रूर किया जाए, बिकॉज यही तो वो एज, गोल्डन एज है जिसमें आप उसको 100% रिकवर कर सकते हो। एंड देन स्कूलिंग की जहाँ बात है,
तो स्कूलिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है बच्चों के लिए, पेंसिल ग्रिप एंड बिकॉज ऑफ अदर बिहेवियर्स। तो स्ट्रेट अवे 3 साल का बच्चा तो एक मेन स्ट्रीम स्कूल में वैसे भी बैठने के काबिल नहीं होता, 4, 4.5, 5 वाले प्ले ग्रुप में जाने के काबिल होते हैं। तो हाँ, स्कूल में अगर तो इस तरह का सेटअप बनाया जाए कि जो बच्चे जो थोड़े से डेवलपमेंट डिलेड हैं या ऑटिस्टिक बच्चे हैं, उनके लिए सपोर्ट के साथ ऐसे रूम्स हों जहाँ पे अर्ली एजुकेशन स्टार्ट करवा ली जाए उनके लिए। प्ले ग्रुप में उनके लिए कुछ इस तरह के रूम्स हों जहाँ वो फ्रस्ट्रेट ना हो, शोर बहुत ज़्यादा ना हो। एग्जैक्टली, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है बिकॉज प्राइवेट थेरेपीज इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा, ये जो स्कूल वाला बता रही हैं, ये अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो घर पे होम स्कूलिंग करवा ले ऑटिस्टिक बच्चे को, वो ज़्यादा उसके लिए फ्रूटफुल होगा, फ़ायदेमंद होगा उसको रिकवर करने में, या फिर स्कूल इन्वायरमेंट उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि डायग्नोस नहीं, अगर कोई बच्चा प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल सका और उसकी एज बढ़ गई है 8-10 साल तक की, ऐसे ज़्यादा की एज में वो पहुँच गया है, तो फिर क्या कोई ख़ास ट्रीटमेंट के ज़रिए उसका नॉर्मल होना पॉसिबल होगा, या वो वक्त गुजर गया अब उस लाइफ टाइम ऐसे ही चलेगा? ओके, सो होम स्कूलिंग का तो फिलहाल किसी को पता ही नहीं कि कैसे होती है। देयर आर नो होम स्कूलिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल। तो इवन के जो बड़े बच्चे भी हमारे पास ऑटिस्टिक हैं या ADHD हैं, जो 8 से 10 साल 12 साल के हैं, और अगर वो बैठ भी सकते हैं, अब बात कर सकते हैं, बट वो अपनी एज अप्रोप्रिएट या किसी भी स्कूल में अब नहीं जा सकते। 10 साल का बच्चा है बट उसका लेवल KG का है, तो ऑब्वियसली अभी वो कोई स्कूल एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इन बच्चों के लिए कोई होम स्कूलिंग प्रोग्राम्स हैं नहीं। पेरेंट्स जो हैं वो खुद बाय करते हैं इंटरनेशनल एजुकेटर्स से, और इस तरह दे आर डूइंग इट ऑन देयर ओन। तो होम स्कूलिंग प्रोग्राम्स नहीं है। दूसरी बात, 8 साल के बच्चे की अगर जिन मोडालिटीज़ पे ट्रीटमेंट पे मैं काम करती हूँ, मुझे एज मैटर नहीं करती। जो US फॉर एग्जांपल अगर आप डाइटरी चेंज 8 साल के बच्चे में भी करोगे, 9 साल के, 10 साल के में भी करोगे, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ऐड करेंगे, इसके रिजल्ट्स उतने ही एग्जैक्टली। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी है, न्यूरो फीडबैक थेरेपीज़, ये एडवांस कटिंग एज US बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं। इसमें एटलीस्ट आप 8-10 साल वाले के बच्चा अगर बिल्कुल नहीं बोलता तो बोलना शुरू हो सकता है, सोता नहीं है सो सकता है, टॉयलेट ट्रेंड हो सकता है, खाना पीना बहुत अच्छा हो सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकता है, अपना खाना पीना खुद बना सकता है, चीखेगा नहीं, मारेगा नहीं, बैठे हुए शायद वो आपको डिफरेंट ना लगे। और ये कितने अरसे में चेंजिंग आएंगी बच्चे में, जो आप सारा प्रोसीजर बता रहे हैं? जो ट्रीटमेंट्स जो मैं करती हूँ, मैंने उसमें अभी रिसेंटली एक 9 साल 7 माह का बच्चा है जो सिर्फ 45 डेज़ के अंदर बोलने भी लगा, बैठने भी लगा, सेंटेंसेस पे इवन। सो इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। इस 45 डेज़ में उनके पेरेंट्स ने मेरे साथ ये कोऑपरेट किया कि उसका जंक, मीठा, हर चीज़ की उसकी हमने 1-to-1 थेरेपी। वो जो टाइम पीरियड है उसमें क्या करें? वो तो बच्चा तो अग्रेसिव हो जाएगा और वो कुछ खाए पिएगा। अच्छा, इसका तरीका होता है, बिकॉज आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट एज वेल, तो हम ऐसे नहीं करते कि अब बच्चा, क्योंकि पेरेंट्स का ये बड़ा कॉमन सवाल है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि वो तो खाता ही यही है, वो तो दिन में 2 बार नगेट्स खाता है, कपकेक्स खाता है और जूसेस पीता है। तो आप कैसे ये चाह रहे हैं कि हम ये भी बंद कर दें? इसका तरीका ये होता है कि आप सर्विंग साइज़ थोड़ा सा कम कर लेते हैं। वो 10 नगेट्स खाता है, आप उसे 4-5 नगेट्स दें, थोड़ा सा बिजी कर लें इधर उधर, इवेंचुअली 1-2-3 दिन में उसकी भूख बढ़ना शुरू होगी। जंक फूड और मीठा है ना, ये एक्चुअली आपकी वैसे भी एपेटाइट सप्रेस कर देता है। आपने 2 कपकेक्स खा लिए तो शायद वो बच्चा कुछ और खाने के लिए रेडी भी ना हो, तो क्वांटिटी कम कर देते हैं, साइज़ छोटा कर देते हैं, इवेंचुअली वो 2-3 दिन में थोड़ा सा बेहतर होता है। दूसरी बात ये कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं या कुछ और मल्टीविटामिन कॉम्बिनेशन है, प्रोबायोटिक्स हैं, ये क्रेविंग्स को कम भी करती हैं। तो वो जो मीठे की क्रेविंग है वो कम करवाते हैं थोड़ी सी। उसके साथ आप छोटी छोटी चंक्स में चेंजेस करते हो, महीने के अंदर बच्चा जो है ऑटोमेटिकली भी फिर उसको समझ आने लगती है, वो खुद ब खुद नई चीज़ें ट्राई भी करने लगता है। तो ये ऐसे नहीं होता कि हमने सब कुछ बंद कर दिया और बच्चे को ऐसे बिठा दिया। 1-1.5 महीने में वो खुद ब खुद उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है, उसके टेस्ट रिसेप्टर सेंसिटाइज होते हैं एंड ही वांट्स टू ट्राई समथिंग। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमें ये पता चला कि ये न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, ये होता किस वजह से? अगर बहुत सारी माएँ इस वक्त प्रेग्नेंट हैं और किन वजूहात की बिना पर क्या गलतियाँ कर देती हैं कि इस तरह के बच्चों की पैदाइश जो है वो ही ना हो, कम से कम हम पहले ही उसकी ट्रीटमेंट कोई ले लें जब माँ के पेट के अंदर है? क्या कुछ ऐसा हो सकता है? रिसर्च क्या इस हवाले से कहती है और वजूहात क्या हो सकती है? ऑटिज़म का कोई स्पेसिफिक कॉज अभी तक डायग्नोस नहीं हो सका, और ना ही कोई ऐसी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि हम कहें कि या पहले से हमें पता चल जाए। इसका कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि पैदा होने से पहले हम पता चला सकें, बिकॉज ऑटिस्टिक ब्रेन इटसेल्फ इंटरनली इज़ टोटली नॉर्मल। आप MRI या CT स्कैन करवाओगे तो आपको उसमें कोई बीमारी, कोई मसला, कोई डिफेक्ट नहीं मिलता। ये सिर्फ ब्रेन आपके कनेक्शंस का प्रॉब्लम है, बट ये बिहेवियर्स में और डेवलपमेंटली बहुत ज़्यादा बच्चे को डिले करता है। ऑटिस्टिक बच्चे के बाकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट भी लेट नहीं होती, चलना फिरना, बैठना, उठने, खाने के टाइमिंग्स बिल्कुल ठीक होते हैं। सो जहाँ तक बात है कि प्रेग्नेंट वुमेन, बट जो मैं रिसर्चर्स के साथ काम कर रही हूँ उसमें डाइट, लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। फॉर एग्जांपल हमने भी स्क्रीन की बात नहीं की,
कि ऑटिज़म की एक स्पेसिफिक कैटेगरी है। कुछ लोग मानते हैं नहीं कि वर्चुअल ऑटिज़म जो कि बेसिकली स्क्रीन की वजह और ये से किसी नॉर्मल develop बच्चे को भी इसका शिकार कर सकता है अगर उसका स्क्रीन मुझे ऐसा लगता है कि किसी नॉर्मल बच्चे को स्क्रीन दे के और जंक और मीठा दे के बिठा दें, ऑटिज़म हो ना हो, बट ही कैन बिहेव लाइक एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। वो पढ़ना लिखना छोड़ देगा, वो गुस्सा भी करेगा, चिड़चिड़ा भी हो जाएगा, वो खाएगा भी लिमिटेड, ठीक है, वो फोकस नहीं देगा, वो टेंशन नहीं देगा, वो इरिटेट होगा। तो ये नॉर्मल बच्चे, क्योंकि मेरे पास ऑटिस्टिक बहन भाइयों जो कि नॉर्मल है बट सिमिलर कंप्लेन के साथ पेरेंट्स आते हैं, बिकॉज पेरेंट्स बिजी हैं ऑटिस्टिक बच्चे के साथ, बाकी बहन भाइयों की डाइट और लाइफस्टाइल ऐसा चल रहा है कि दे आर बिजी ऑन स्क्रीन्स, तो वो ऑटिस्टिक नहीं है बट इवेंचुअली वो बता रहे होते हैं कि यही चीज़ें हम बाकी बच्चों। अच्छा डॉक्टर साहब, कि अगर किसी पेरेंट का कोई एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है, ऑटिस्टिक है, तो क्या आगे जो बच्चे पैदा होंगे क्या उनके अंदर भी वो चीज़ें आ सकती जी बिल्कुल, चांसेस है, कॉमन है। आई नो अ लॉट ऑफ फैमिलीज़ अभी रिसेंटली 2025 में तो आप यकीन करें कि मोर देन 50% पेशेंट्स मैंने वो देखे हैं जिनके 1, 2, 3 इवन के 4 से 5 बच्चे हैं तो वो भी ऑटिस्टिक हैं, बट इंटरेस्टिंगली इनके जेनेटिक टेस्ट इज़ नॉर्मल। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स, अगेन दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल। इसमें ये फिर ज़रूर होता है कि पहला बच्चा ऑटिस्टिक था, आप उसके साथ लगे हुए थे, बिजी थे, फिर मैंने वही बताया। दूसरा था बाय नेचर भी वो थोड़ा सा, मैंने आपको बताया जब पैदाइशी तौर पे ये ज़रूर होता है कि थोड़े से डिफरेंट होते हैं, खाने पीने में भी तंग करते हैं, बैठने में भी तंग करते हैं, बिहेवियर्स में भी ऑटोमेटिकली थोड़े से डिस्टर्ब वो होते हैं। तो और जब आप उसको स्क्रीन ज़्यादा दे देते हो, डाइट में उनके ज़्यादा जंक चला जाता है, मीठा, तो वो बड़ी जल्दी दोबारा से दूसरा तीसरा बच्चा भी। ऑटिज़म बॉयज़ में ज़्यादा कॉमन है, इट्स 4 टाइम मोर कॉमन इन बॉयज़ अमंग गर्ल्स, बट गर्ल्स में सिवियर ज़्यादा है, बॉयज़ में कॉमन है बट सिवियरिटी कम है, गर्ल्स एग्रेसिव ज़्यादा होती हैं। तो थैंक यू सो मच। और डॉक्टर साहब, आप उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों से हमारे जो देखने वाले हैं उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा।